तो 4 टॉपिक्स हैं बेसिकली ये जो कि एग्ज़ाम में बहुत फ्रीक्वेंटली आते हैं आपके। ये टॉपिक्स क्या है? पहला है प्लेसमेंट, दूसरा है सोशलाइजेशन, फिर है इंडक्शन एंड ओरिएंटेशन एंड देन इज़ रिटेंशन, राइट? ये चारों पे बहुत फ्रीक्वेंटली पूछते हैं आपसे क्वेश्चन, तो इन पे शॉर्ट नोट्स टाइप के प्रिपेयर करके जाना। और सुनने में बहुत ईजी लगते हैं बट अगेन जब एक्चुअल लिखने में बात आती है तो वी फेल शॉर्ट ऑफ पॉइंट्स, सो वो ना हो इसीलिए अच्छे से इसको डिटेल में डिस्कस करते हैं कि क्या क्या लिखने हैं। ठीक है, देखो सबसे पहला आता है आपका प्लेसमेंट। समझना इस चीज़ को, प्लेसमेंट का मतलब नाम से ही पता चल रहा है, आप एक ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉयज़ को अभी अभी ताज़ा ताज़ा क्या करके आए हो, रिक्रूटमेंट उनका, फिर बाद में आप करके आए हो सिलेक्शन। अब सिलेक्शन के बाद जो करना होता है वो है प्लेस। ऑर्गेनाइजेशन को, सॉरी एम्प्लॉयज़ को प्लेस करना है। प्लेस कहाँ करना है? उनकी जॉब पोजीशंस में प्लेस करना है। अब इसका मतलब क्या है? देखो दो चीज़ें आती हैं इसमें। एक होता है कि यू आर असाइनिंग जॉब टू इंडिविजुअल। जो बंदा आप सिलेक्ट करके आए हो उसको आप कोई एक पर्टिकुलर जॉब असाइन कर दोगे डिपेंडिंग ऑन कि वो किस में फिट बैठेगा। ठीक है, एक होता है इसमें असाइनिंग इंडिविजुअल टू द जॉब। ये क्या है कि बहुत सारी जॉब पोजीशन है, आपको एक इंडिविजुअल जिसकी बात हो रही है उसको असाइन करना है टू दैट पर्टिकुलर एक कोई जॉब, कि आप बहुत सारी जॉब में से उसको किस में रखोगे। तो यहाँ पे आप इंडिविजुअल की स्किल्स और उसकी ट्रेड्स वगैरह चेक करके उसे किसी एक पर्टिकुलर जॉब में फिट करते हो और वहाँ पे आप रख देते हो, राइट? सो दोनों दोनों चीज़ ही प्लेसमेंट के अंदर ही आती है। ठीक है, दोनों चीज़ आपको करनी ज़रूरी है बिकॉज यू हैव टू सी इंडिविजुअल की स्किल्स और उसका वो, एंड यू हैव टू ऑल्सो सी यहाँ पे कि जॉब उसको जो मिल रही है वो वैसी ही हो जो रिक्वायरमेंट उस जॉब की वो है, उसको फिट बैठे बेसिकली। वो मतलब समझ रहे हो कि जॉब का जैसे मैंने बोला हर एक जेडी और जेएस दोनों होता है। जॉब स्पेसिफिकेशन का मतलब क्या था? रिक्वायरमेंट्स ऑफ द जॉब होल्डर। तो वो होल्डर जॉब की जो जॉब होल्डर होगा उसकी एक क्वालिटीज़ और एट्रीब्यूट्स जो फिट बैठेगा वही वाला बंदा उसमें रखना है। सो यू विल राइट प्लेसमेंट को एक्सप्लेन करते हुए ये दोनों चीज़ें। एक और चीज़ इसमें, इनिशियल असाइनमेंट टू न्यू एंट्रेंट्स, मतलब जो नए आए हैं उनको इनिशियली आप जो असाइन करोगे वो भी, एंड ऑल्सो ट्रांसफ़र्स एंड प्रमोशंस वो भी इसी में आते हैं। बिकॉज अभी जो ट्रांसफ़र करोगे, मान लो किसी और डिपार्टमेंट में था एक इंसान, ठीक है, अब आप उसको अपने डिपार्टमेंट में लेके आ रहे हो उठा के, तो देन यू आर ऑल्सो प्लेसिंग हिम इन टू योर डिपार्टमेंट। सो प्लेसमेंट तो वो भी है। इसी तरीके से अगर आपका डिपार्टमेंट के 2-3 लेवल्स पे काम होते हैं तो आप कोई नीचे वाले लेवल के बंदे को ऊपर थोड़ा हायर पे और हायर रिस्पॉन्सिबिलिटी वाले पोजीशन पे प्रमोट करके लेके आ रहे हो, तो वो भी यू आर प्लेसिंग दैट पर्सन फ्रॉम हिज previous position to a new position, right? So this is also placement. So placement में ये न्यू एंट्री वाली चीज़ें भी आती हैं और ट्रांसफ़र और प्रमोशन भी आता है, राइट? एक और चीज़, जब भी आप असाइनमेंट कर रहे हो तो यहाँ पे जैसे मैंने पहले भी बताया, यू हैव टू टेक केयर ऑफ वन थिंग दैट इज़ सूटेबिलिटी। ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है कि सूटेबिलिटी जॉब की भी और इंडिविजुअल की भी, दोनों आपस में मैच करोगे। सो यू विल टेक केयर ऑफ बहुत सारे फैक्टर्स, जैसे कि क्या क्या डिमांड कर रहे हैं, है ना, डिमांड ऑफ द जॉब। कुछ फिजिकल डिमांडिंग जॉब होंगी, कोई मेंटली डिमांडिंग जॉब होंगी, तो सब कुछ वो चेक करके ही इंडिविजुअल को असाइन करनी है। ऑल्सो इसमें और स्किल्स और जो भी बेसिकली आपको लग रहा है एट्रीब्यूट्स जिनकी रिक्वायरमेंट होगी वो सब आप इसमें कंसिडर करोगे, है ना। बेसिकली व्हाट आर द सोशल एंड साइकोलॉजिकल नीड्स ऑफ दैट जॉब। ठीक है, तो क्या क्या बात की हमने, एक तो जॉब क्या क्या डिमांड करेगा, फिजिकली डिमांडिंग हो सकता है या मेंटली डिमांडिंग हो सकता है, वो सब चेक करना है। स्किल्स या एट्रीब्यूट्स और साइकोलॉजिकली या सोशली क्या नीड्स हैं जॉब की, वो चीज़ें आपको बेसिकली बहुत सारी चीज़ें के अकॉर्डिंग यू विल टेक केयर ऑफ द सूटेबिलिटी ऑफ बोथ जॉब एंड इंडिविजुअल। ठीक है, ये आपको कंसिडर करना है। एक और चीज़ इसमें लिखनी होती है, देर इज़ अ सर्टेन प्रोबेशन पीरियड जिसकी आप बात करोगे इसमें, ऑलमोस्ट 1-2 साल का बेसिकली होता है ये ट्रायल पीरियड। ट्रायल पीरियड, ट्रांजिशन पीरियड, कुछ भी बोल लो।
ये ट्रायल या ट्रांजिशन पीरियड ऐसा है कि बेसिकली 1-2 साल एक ट्रायल ले लेते हैं कि हाँ वो फिट बैठ रहा है उस पर्टिकुलर जॉब में या नहीं। अगर उसके बाद भी आपको लगता है, बिकॉज उस दौरान उसकी ट्रेनिंग वगैरह भी हो जाएगी, राइट। सो देन उसके बाद आप एक बेटर जजमेंट ले पाते हो कि ओके ये इस पोजीशन में फिट बैठ रहा है, या ओके ये इस पोजीशन में फिट नहीं बैठ रहा है, इसको कहीं और हमें किसी और पोजीशन पे डालना चाहिए, या इसको डिस्चार्ज कर देना चाहिए जॉब से। तो वो दोनों चीज़ें इसमें आ जाती है। या तो अगेन आप उसका जो है एक रेगुलर एम्प्लॉय में उसे कन्वर्ट कर दोगे कि अब आप परमानेंट एक टाइप के हो गए। परमानेंट तो वैसे क्या ही जॉब होती है, बट अगेन यू आर अ रेगुलर एम्प्लॉय, यू आर नॉट ऑन प्रोबेशन पीरियड। या फिर आप उसको डिस्चार्ज कर दोगे उस जॉब से। अब उसमें डिस्चार्ज करने का भी मतलब ये है कि हो सकता है किसी और जॉब में ट्रांसफ़र कर दोगे। अगर फिर भी नहीं बैठेगा तो यू हैव टू से बाय टू दैट एम्प्लॉय बेसिकली। सो दोनों चीज़ें इसमें आ जाती हैं, राइट। सो दैट इज़ प्रोबेशन पीरियड। डेफिनेशन में लिख सकते हो, इट्स अ काइंड ऑफ ट्रायल और ट्रांजिशन पीरियड at the end of which the manager decides whether or not the employee will become a regular employee in the organization, or will be needing to get discharged from the job, right? So this is kind of definition जो आप लिख सकते हो अगर पूछ ले। वैसे you should just know it because short note में आपको काम आ जाएगा एक एक्स्ट्रा पॉइंट बनाने के लिए। आगे चलते हैं। इसमें क्या क्या प्रिंसिपल्स यू हैव टू कीप इन माइंड फॉर प्लेसमेंट, या इसको ये भी लिख सकते हो व्हाट आर द कंसिडरेशंस यू हैव टू कीप इन माइंड। कंसिडरेशंस टू कीप इन माइंड वाइल प्लेसिंग एन एम्प्लॉय, ठीक है। तो उसकी प्लेसमेंट करते हुए ऑब्वियसली आप क्या क्या चीज़ का ध्यान रखोगे। सबसे पहली चीज़ तो मैंने बताया सूटेबिलिटी ऑफ द जॉब देखनी है। सो यू विल टेक केयर ऑफ द जॉब रिक्वायरमेंट्स। इसमें आ जाएगा कि आप फिज़िकल रिक्वायरमेंट्स के इसकी बात कर रहे हो, मेंटल रिक्वायरमेंट्स की क्या बात कर रहे हो। इसमें बनता है एक प्रोफाइल चार्ट बेसिकली, जॉब प्रोफाइल चार्ट, जिसमें सब कुछ ये डिटरमाइन हो जाता है कि ओके जॉब की रिक्वायरमेंट्स क्या क्या हैं, और वो उस बंदा उसमें फिट बैठता है कि नहीं बैठता है उसकी प्रोफाइल के अकॉर्डिंग, राइट। दैट इज़ व्हाट यू कंसिडर इन दिस। देन आप और क्या कंसिडर करोगे। एक, यू विल हैव टू गिव एडिक्वेट इंफॉर्मेशन टू, इसको लिखते हैं जॉब इनकम्बेंट। बेसिकली आप बताते हो कि ओके इस जॉब को करने के पैरामीटर्स क्या हैं, एंड अगर आप वो परफॉर्मेंस के पैरामीटर्स को पूरा करते हो, किन पैरामीटर्स को पूरा करने पे आपको, पैरामीटर्स को पूरा करने पे आपको वो रिवॉर्ड पनिशमेंट जिनकी बात करी थी हमने डायरेक्टिंग में कि ये करोगे तो आपको रिवॉर्ड मिलेगा, या कई ऑर्गेनाइजेशन में भी होता है कि ओके ये नहीं करोगे तो कुछ नेगेटिव हो जाएगा। तो वो सब चीज़ें आप इन्फॉर्मेशन देते हो उसको। दिस इज़ अ पार्ट ऑफ प्लेसमेंट कि वाइल प्लेसिंग दैट एम्प्लॉय इन द जॉब पोजीशन यू हैव टू टेल ऑल दीज थिंग्स टू हिम, राइट, और हर, और देन व्हाटएवर। देन एक और चीज़ आप देखते हो, क्वालिफिकेशंस। ऑब्वियसली बेसिकली दैट पर्सन शुड नॉट बी अंडर क्वालिफाइड, है ना, और ओवर क्वालिफाइड। दोनों ही चीज़ें जो है नुकसान है आपके लिए, क्योंकि ओवर क्वालिफाइड है देन बेसिकली उसका पोटेंशियल जो है वो अंडर यूटिलाइज्ड रह जाएगा, एंड अगर वो अंडर क्वालिफाइड है देन आपकी जॉब ही परफॉर्मेंस पे उसका इफेक्ट आएगा, राइट। सो इफेक्ट, ठीक है। तो दोनों ही जो है नेगेटिव हैं चीज़ें, तो हमें इंश्योर करना कि ऐसा ना हो, ठीक है। देन एक और चीज़ जो आप लिख सकते हो कि कमिटमेंट और लॉयल्टी जो है आपको इंट्रोड्यूस करवानी होती है, या बेसिकली डेवलप करवानी होती है इन द माइंड ऑफ दैट एम्प्लॉय, कि बेसिकली वो बंदा जो है वो इस चीज़ को रियलाइज़ करे कि है ना उसका क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ रहने वाली है उस जॉब से रिलेटेड, थोड़ी सी उसमें आंसरेबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी, उसमें कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी कितनी देनी है उसको, है ना, अथॉरिटी कितनी देनी है उसको, ये सब उसको बताना है। एंड यू हैव टू मेक श्योर कि उसके माइंड में वो एक यू नो लॉयल्टी बन जाए उस जॉब, उसके जॉब के प्रति, कि हाँ वो लॉयल और ऑनेस्टली इंटेग्रिटी के साथ उस जॉब को पूरा करे, राइट। एक और चीज़ इसमें आप लिखते हो प्रिंसिपल में कि देयर हैज़ टू बी सर्टेन फ्लेक्सिबिलिटी, मतलब पत्थर की लकीर टाइप चीज़ नहीं होनी चाहिए कि भाई आप एक जॉब में प्लेस हो गए तो अभी यही जॉब है, और वो जैसे मैंने बोला प्रोबेशन पीरियड, ये सब चीज़ें इसीलिए हैं ताकि एक फ्लेक्सिबिलिटी रहे कि हाँ ठीक है
जाओ इस जॉब में, यू आर प्लेस्ड राइट नाउ इन दिस पर्टिकुलर जॉब, बट इन केस यू आर नॉट एबल टू परफॉर्म इन दिस जॉब, विल मेक श्योर कि और कोई सूटेबल जॉब अगर आपके लिए है तो हम उसमें रखेंगे आपको, राइट? सो दैट फ्लेक्सिबिलिटी शुड बी देयर, कि एक स्कोप रहे कि वो स्कोप फॉर एडजस्टमेंट बोल सकते हो, राइट? देयर शुड बी स्कोप कि वो एडजस्ट हो सकता है किसी और पोजीशन में, इफ़ इन वर्स्ट केस सिनेरियो वो नहीं फिट बैठ रहा है उस पर्टिकुलर जॉब में, इवन आफ्टर ट्रेनिंग या इवन आफ्टर सम टाइम, या जो भी उसको इंस्ट्रक्शंस दे दो, बट फिर भी वो नहीं बैठता, तो देयर शुड बी सम फ्लेक्सिबिलिटी, राइट? सो ये सारी चीज़ें एक तरह से क्या है, कुछ प्रिंसिपल्स हैं या कंसिडरेशंस हैं जो आपको दिमाग में रखनी चाहिए वाइल आप प्लेसमेंट उसका कर रहे हो एक पर्टिकुलर जॉब में, ठीक है? अब आ जाओ आप, जो मैंने पहले आपको बताया था कि यू हैव टू राइट बेसिकली द बेनिफिट्स, कि क्या आप इतना ध्यान क्यों दे रहे हो प्लेसमेंट ऑफ एम्प्लॉयज़ पे, इतना इसको टॉपिक क्यों बनाया हमने। सो बेनिफिट्स क्या रहेगा, देखो अगर आप एक सही एम्प्लॉय को सही पोजीशन पे रख देते हो, जैसे हमने बोला था स्टाफिंग का मतलब ही यही था ना, राइट पर्सन एट द राइट जॉब, है ना? तो पहले तो बेनिफिट से पहले नीड तो इसकी समझ लो। नीड में क्या लिखोगे, देखो नीड में लिख सकते हो कि आप इतनी मेहनत करके एक पर्टिकुलर बंदे को चुन के लाए हो, सिलेक्शन के इतने स्टेप्स के बाद, रिक्रूटमेंट के इतने सोर्सेज लगाने के बाद, तो यू हैव टू मेक श्योर कि वो एटलीस्ट अगर सही बंदा आ गया है तो वो गलत पोजीशन पे जाके वेस्ट ना हो जाए, है ना? यानी इतनी मेहनत वेस्ट हो जाएगी अगर वो बंदा सही होने के बावजूद, क्योंकि अभी तक आपने ये तो देख लिया कि वो सारे टेस्ट क्लियर करके आया, मतलब वो बंदा तो सही है, बट ऐसा ना हो कि उसको जॉब गलत पकड़ा दो आप, जिससे वो वेस्ट हो जाएगा उसका पोटेंशियल, या गलत जगह काम करेगा वो, है ना? बेसिकली अपना पूरा पोटेंशियल नहीं शो कर पाएगा। सो दैट इज़ वाई देर इज़ नीड फॉर द राइट प्लेसमेंट ऑफ जॉब, प्लेसमेंट ऑफ दैट एम्प्लॉय। देन बेनिफिट्स में क्या लिख सकते हो, देखो सबसे पहला तो मैंने आपको बताया था टर्नओवर के बारे में, है ना? कि एम्प्लॉय टर्नओवर क्या मतलब होता है ना, कि रेट ऑफ एम्प्लॉयज़ दैट आर लीविंग फ्रॉम योर ऑर्गेनाइजेशन। सो वो टर्नओवर ऑब्वियसली कम करना है आपको, है ना? ऐसा भी नहीं है कि सारे लोग छोड़ के जा रहे हैं, इतनी मेहनत करके लेके आए हो तो इसलिए थोड़ी लाए हो कि वो छोड़ के चले जाए। सो यू हैव टू इंश्योर कि वो टर्नओवर, और अगर वो ऑब्वियसली गलत जॉब में बैठा होगा ना, गलत जॉब में प्लेस आपने कर दिया, तो वो ऑब्वियसली छोड़ जाएगा, बिकॉज जॉब सेटिस्फैक्शन ही नहीं रहेगी उसके हाथ में। सो दैट इज़ वन थिंग कि एम्प्लॉय टर्नओवर कम हो जाएगा। देन ऑब्वियसली एक शॉर्ट टर्म में आप ये भी है कि एब्सेंटिज्म नहीं रहेगा। मान लो अगर वो सेटिस्फाइड नहीं है, तो वो जॉब में आना पसंद नहीं करेगा, वो he'll मेक लेस एफर्ट्स इन द जॉब। सो लेबर का ये जो टर्नओवर है ये भी कम हो जाएगा, और एब्सेंटिज्म जो है ये भी कम हो जाएगा, ठीक है? देन आप लिख सकते हो कि ऑब्वियसली अगर सेटिस्फाइड है तो मोराल उसका बूस्ट हो जाएगा, वो अच्छे से काम करेगा, है ना? सेटिस्फैक्शन लिख सकते हो आप, ठीक है? देन आप लिख सकते हो कि अच्छे रिलेशंस बनाएगा वो लोगों के साथ, बिकॉज वो सही जगह काम है तो खुश रहेगा, है ना? अब मेन पॉइंट ये पहले भी मैंने बताया, सेफ्टी एंड एक्सीडेंट्स का बात, कि सेफ्टी उसकी बढ़ जाएगी, और वो ये भी हो सकता है कि उसकी गलती बाकी भुगते हैं ना, अगर वो कोई एक्सीडेंट टाइप की चीज़ हो गई तो वो नहीं होएगी। तो अगर सही जॉब पे रखोगे उसे, सही स्किल के अकॉर्डिंग, सही क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग, तभी आप इंश्योर कर पाओगे कि एक्सीडेंट्स वगैरह जो है वो कम हो रहे हैं। तो ये आपके बेनिफिट्स हो गए। तो बेसिकली मैंने प्लेसमेंट से रिलेटेड इससे ज़्यादा पॉइंट्स बन ही नहीं सकते थे, जितने हो सकते थे मैंने सब आपको बता दिए हैं, ठीक है? फ्रॉम एवरीथिंग टू एवरीथिंग। सो आई होप अब आप एटलीस्ट 7-8 के, आप 10 नंबर का भी आ जाए तो भी लिख सकते हो, ठीक है? तो ये आपका हो जाता है प्लेसमेंट का टॉपिक। नेक्स्ट चलते हैं हम इंडक्शन के ऊपर, आगे बढ़ते हैं। इंडक्शन हम बेसिकली समझते हैं क्या क्या चीज़ें हम इसमें देखेंगे। देखो सबसे पहले मैं इसको डिवाइड करूँगा। पहले तो आपको इंडक्शन के ऑब्वियसली पहले तो आप मीनिंग जानोगे, ठीक है? देन आप आओगे ऑब्जेक्टिव्स पे, कि इंडक्शन कर हम क्यों रहे हैं, ठीक है? देन आप आओगे इसके बेनिफिट्स पे, है ना? कि ये अगर ये इंडक्शन, और इंडक्शन का दूसरा नाम होता है ओरिएंटेशन, राइट? तो इसके करने के बेनिफिट्स क्या हैं वो बताओगे। बेसिकली शॉर्ट नोट आए तो क्या क्या आप टॉपिक्स कवर कर सकते हो मैं वो बता रहा हूँ, ठीक है? एक आप लिख सकते हो कि गाइडलाइंस क्या है फॉर इफ़ेक्टिव इंडक्शन या ओरिएंटेशन। देन आप इसका एक तरह से प्रोसेस या क्या प्रैक्टिस होती है, प्रोसीजर कुछ भी बोल लो, वो भी बता सकते हो प्रॉपर कि कैसे कैसे होता है, ठीक है? चलिए
सबसे पहले जान लेते हैं मीनिंग क्या है। देखो, इंडक्शन का मतलब होता है यू आर इंट्रोड्यूसिंग एक न्यू एम्प्लॉय जो आपके ऑर्गेनाइजेशन में अभी सिलेक्ट होके आया है, अभी अभी नया नया, उसको आपने इंट्रोड्यूस कराना है टू द ऑर्गेनाइजेशन, टू द डिपार्टमेंट, टू द कलीग्स, टू द जो भी उसके टीममेट्स होंगे, टू एवरीथिंग, टू ऑर्गेनाइजेशन गोल। यू हैव टू इंट्रोड्यूस हिम टू ऑल दैट। ये इंट्रोडक्शन होता है थ्रू इंडक्शन या ओरिएंटेशन। ठीक है, इंडक्शन या ओरिएंटेशन में आप उसको इंट्रोड्यूस करवाते हो ऑब्वियसली, ताकि वो उसे लगे कि मैं एकदम से नई जगह आ गया तो वो घबरा ना जाए। इसलिए बेसिकली ये इंट्रोडक्शन टाइप का चीज़ होती है। ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या है वो जान लेते हैं। बेसिकली ये उसका एक तरह से आप बोल सकते हो ना, फर्स्ट इम्प्रेशन होने वाला है, जो कि ऑब्वियसली बोलते हैं फर्स्ट इंप्रेशन इज़ द लास्ट इंप्रेशन। वो ट्रू है या नहीं मुझे नहीं पता, बट ऑब्वियसली फर्स्ट इंप्रेशन जो होगा वो काफ़ी लास्टिंग इम्पैक्ट रखने वाला है उसके, है ना। तो वो फर्स्ट इंप्रेशन अच्छा जाए इसलिए आप कर रहे हो। देन ऑब्वियसली उसको एक तरह से बिलोंगिंगनेस फील कराने के लिए कर रहे हो आप, है ना। बिलोंगिंगनेस बोल लो ताकि ऑब्वियसली एक लॉयल्टी टाइप की चीज़ डेवलप उसकी शुरू से ही हो जाए टुवर्ड्स द ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, देन आप ऑब्वियसली इसलिए कर रहे हो कि एक पॉजिटिव जो है साइड आप उसे दिखा सको टू द ऑर्गेनाइजेशन, जाती वो ओवरलोडेड ओवरवेल्म्ड ना हो जाए सब कुछ, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन उसे मिलेगी उससे, है ना। तो एक जाती एक अच्छा इंप्रेशन भी बनेगा इस चीज़ से। देन आप लिख सकते हो कि एक तरह से कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा उसका टुवर्ड्स कंपनी भी और खुद में भी, है ना। ये भी एक पॉइंट है कि उसका खुद में कॉन्फिडेंस लाना कि भाई ठीक है, नई जगह है, शुरू में हो सकता है तुझे नहीं समझ में आ रहा होगा, धीरे धीरे आ जाएगा। एक दिलासा टाइप देने का काम इंडक्शन कर सकते हैं, राइट। सो दैट विल बिल्ड कॉन्फिडेंस इन हिम। तो शुरुआत में वो कॉन्फिडेंस बहुत ज़रूरी है उसके अंदर लाना, तो ये भी आप लिख सकते हो। देन ये तो है ही कि आप एक तरह से, है ना, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर जो है आपके ऑर्गेनाइजेशन का, कि ठीक है खाना यहाँ खाते हैं, ब्रेक यहाँ जाते हैं, पार्क में टहलना है तो यहाँ जा सकता है तू, तेरे को मतलब बेसिकली ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड कि कैंटीन यहाँ पे है, फिर पानी यहाँ पे है, ये बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर से इंट्रोड्यूस करवाना। तो ये सारे ऑब्जेक्टिव्स आप लिख सकते हो, है ना। एक तरह से यू हैव टू इंश्योर कि जो एम्प्लॉय है वो फील्स एट होम, है ना, उसे घर जैसा लगे कि हाँ कोई बिल्कुल कोई नई जगह नहीं आया, तू घर पे ही है, अपना दूसरा घर समझ इसको, ऐसा। ठीक है, तो ठीक है, ये तो ऑब्जेक्टिव्स हो गए। अब आ जाओ इसके बेनिफिट्स पे। काइंड ऑफ सेम ही चीज़ें लिखोगे, जैसे उसमें था कि कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा, तो बेनिफिट क्या है कि इट रिड्यूसेस द एंग्जाइटी दैट द एम्प्लॉय माइट हैव इन ऑन द फर्स्ट डे या सीइंग सो मच वर्क। ठीक है, ऑल्सो एक बहुत बेसिक चीज़ रहेगी ऑब्जेक्टिव्स में, कि आप उसको इंट्रोड्यूस करवाओगे टू दी ऑर्गेनाइजेशंस गोल्स एंड उसके जो टास्क्स होंगे, या बेसिकली इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना अबाउट हिज रोल, है ना। इंडक्शन अबाउट एक्चुअल जो काम है वो भी तो आप इसको इसी में बताओगे कि क्या क्या काम करना है ना। तो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव आप बोल सकते हो। ठीक है, अब बेनिफिट्स में हम थे रिड्यूसेस द एंग्जाइटी। ठीक है, देन एक तरह से एक इसका एक्सपेक्टेशंस जो है एक एम्प्लॉय की वो डेवलप करने में हेल्प बेनिफिट मिलेगा आपको, कि वो आते ही जान जाएगा कि ओके दिस इज़ माय एक्सपेक्टेशन फ्रॉम द ऑर्गेनाइजेशन। बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस भी ना बने, बहुत कम भी ना बने, है ना। ताकि ज़्यादा ना बने कि मानो अगले दिन वो पूरी नहीं हो रही और वो खुशी नहीं रह रहा पूरे टाइम, ऐसा भी ना हो। और कम एक्सपेक्टेशन भी ना हो कि वो पहले दिन ही घर जाए और वो बोले यार मज़ा सा नहीं आया, ऐसा ना हो। ठीक है, तो एक्सपेक्टेशंस एक अच्छी लेवल की बिल्ड करवाना, दैट इज़ वन बेनिफिट जो इसका हो जाएगा कि अगर आप कोई साथ में उससे इंट्रोड्यूस करवा रहे हो सब चीज़ों को, देन ही विल बिल्ड रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस, है ना। तो एक लिख सकते हो एक्सपेक्टेशंस जो है वो रियलिस्टिक बन जाएंगी अगर आप इंडक्शन उसका करा रहे हो। फिर ऑब्वियसली जो इन्फॉर्मेशन जो मैंने बताया उसका तो है ही कि एक यूनिफॉर्मिटी या स्टैंडर्डाइज्ड इन्फॉर्मेशन उसे मिलेगी, है ना। कहीं पता लगे वो आपने अगर उसका इंट्रोडक्शन नहीं कराया, तो इंट्रोडक्शन उसका जो है बहुत इनफॉर्मल वे में कलीग्स करेंगे, कहीं से कुछ सुन लिया, कहीं से कुछ इन्फॉर्मेशन आ गई, है ना, कहीं पे क्या पढ़ लिया, पढ़ा लिखा कुछ ऐसा, तो वो बहुत जो है हैफज़र्ड वे में उसे इन्फॉर्मेशन मिलेगी जो आप नहीं चाहते ऑब्वियसली, कि है ना वो नया बंदा आया और उसको अलग अलग इन्फॉर्मेशन मिल रही है, मे बी कॉन्ट्राडिक्टरी इन्फॉर्मेशन मिल रही है, उसे समझ ही नहीं आ रहा। तो एक यूनिफॉर्म इन्फॉर्मेशन, सब कुछ डाउट क्लियर हो जाए, सब कुछ ऐसा हो जाए,
है ना। सो दैट इज़ वन बेनिफिट। एक और आप इसका लिख सकते हो, फिर लिख सकते हो कि ऑब्वियसली आप जैसे मैंने बोला डाउट्स उसके क्लियर हो जाएंगे। सो ये भी एक बेनिफिट है कि आप एक तरह से टू वे कम्युनिकेशन बिल्ड कर रहे हो, कि अगर उसके दिमाग में भी कुछ भी आ रहा है जैसे ही नए पहले दिन आके, तो वो उसी टाइम आप क्लियर कर सकते हो उससे, है ना। तो आप भी उसे कुछ बता रहे हो, वो भी आपसे कुछ पूछ रहे हो, तो आप उसको क्लैरिफाई भी कर रहे हो। दैट इज़ ऑल्सो वन थिंग। एक फाइनल इसका आप बेनिफिट लिख सकते हो कि इसके बाद बेसिकली प्लेसमेंट और फिर इंडक्शन के बाद जो हम पढ़ेंगे ना वो है सोशलाइजेशन। तो उसमें यह हेल्प करता है बेसिकली इंडक्शन। सो इट काइंड ऑफ लिख सकते हो आप, स्पीड्स अप सोशलाइजेशन ऑल्सो। सोशलाइजेशन को भी फटाफट मतलब बेसिकली उसको भी बूस्ट कर देगा, उसमें हेल्प करेगा। सो दिस इज़ बहुत सारे बेनिफिट्स हैं ना, एक तरह से सिमिलर ही हैं टू जो हमने ऑब्जेक्टिव्स में पढ़ा है। देन गाइडलाइंस। गाइडलाइंस से पहले ये प्रोसेस या इसका प्रोसीजर क्या रहता है वो देख लेते हैं। देखो बहुत बेसिक सा है। सबसे पहले उसे आप एक तरह से ना टाइम और वो दे देते हो, टाइम एंड प्लेस, कि भैया मुझे यहाँ आके रिपोर्ट करियो, तो है ना, यहाँ पे आके मिलियो हमें पहले दिन जैसे ही आता है, ठीक है, ताकि वो घूम भटकता ना रहे बेसिकली पहले दिन ही आके कि कहाँ जाना है पता ही नहीं, है ना। सो टाइम एंड प्लेस देते हो। देन आप एक सुपरवाइजर को, जो कि काफ़ी अच्छा ट्रेंड होना चाहिए इंडक्शन देने में, ओरिएंटेशन करने में, या उसका इमीडिएट बॉस किसी को भी आप बुलाओगे जो उससे बेसिकली मिलेगा उसी टाइम, एंड उसे ये सारा प्रोसेस जो है वो करके देगा, ओरिएंटेशन करेगा बेसिकली उसकी। देन कुछ नहीं, उसके बाद आप उसको इन्फॉर्मेशन दे दोगे, जो भी मैंने अभी बताया कि अलग अलग टाइप की इन्फॉर्मेशन देनी होती है। देन इन्फॉर्मेशन देने के बाद आप उसे बोलोगे कि ठीक है आ जा, तेरे को दिखा देता हूँ पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह, वो भी इन्फॉर्मेशन ही है एक तरह से। देन आप उसे जाओगे, उसका रोल बताओगे, वो भी इन्फॉर्मेशन ही है। रोल बताने के साथ साथ आप उसे फिर अब बाकी जो आसपास लोग होंगे उनसे इंट्रोड्यूस करा दोगे, तो एक तरह से क्या हो जाएगा, डिपार्टमेंट का ओरिएंटेशन, है ना, कि सबसे इंट्रोड्यूस करा दिया, कोलीग्स से, टीम से जो भी हैं उनके, है ना, सब लोगों से इंट्रोड्यूस करवा दिया। दैट इज़ वन थिंग। देन आप फाइनली उसको जाते हुए कि ठीक है जाता हूँ मैं, उनको उसको है ना वर्बली चीज़ें समझाओगे, या फिर आप उसे एक होता है ना प्रिंटेड चीज़ें भी दे सकते हो, जैसे कोई मैनुअल दे दिया या पैम्फलेट दे दिया, है ना, इसी टाइप की चीज़ें, या कोई हैंडबुक टाइप चीज़ दे दी कि फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस टाइप की चीज़ें, या है ना कि एक बंदा नया आता है तो यू शुड हैव समथिंग रेडी, कि हर बार उससे छोटी छोटी चीज़ें पूछने के लिए जाना ना पड़े, उसको एक प्रिंटेड फॉर्म में वो चीज़ें दे रखी हैं। सो दैट शोज़ कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन काफ़ी प्लान्ड तरीके से चल रही है, राइट। सो ये सब आप कर सकते हो। ऑल्सो एक चीज़ ध्यान रखो, ये जो मैंने बताया ना प्रैक्टिस या प्रोसीजर जो होता है ओरिएंटेशन का, ये हर ऑर्गेनाइजेशन में अलग होता है ना, ज़रूरी नहीं है कि सब में ही इतना प्लान्ड या इतना हो। इट डिपेंड्स। मान लो अगर आपकी स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन है तो आप काफ़ी इनफॉर्मल तरीके से उसकी ओरिएंटेशन कर सकते हो कि हाँ ठीक है बस आती जैसे समझा दिया, ऐसे ऐसे है, ऐसे करियो, है ना, छोटा सा काम। अगर बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है तो हो सकता है ये काफ़ी फॉर्मल या प्लान्ड वे में भी हो, एंड इट कैन लास्ट अप टू लाइक 2 to 3 weeks ऑल्सो, कि 2 से 3 weeks उसकी ओरिएंटेशन चल रही है। सो दैट बोथ आर वैलिड, बट इट डिपेंड्स ऑन द ऑर्गेनाइजेशन, उसका साइज़, है ना, उसकी रिक्वायरमेंट सब अलग होगी, उसके अकॉर्डिंग आप चल सकते हो, ठीक है। देन आ जाओ आप, जो गाइडलाइंस मैंने बताई थी कि गाइडलाइंस आप लिखोगे क्या क्या, कि अब आप अच्छी ओरिएंटेशन करो, इसके लिए कुछ चीज़ें दिमाग में रखो। वो चीज़ें क्या हैं, पहला तो मैंने बताया ना, जैसे अगर ऑर्गेनाइजेशन बड़ी है या जो भी है, आपको प्लान करके रखना है कि ओके एक नया बंदा आ रहा है, मेरे को उसकी ओरिएंटेशन करनी है। ऑल्सो जो एक्सपर्ट मैंने बोला ना सुपरवाइजर है, वो काफ़ी ट्रेंड वगैरह होना चाहिए इस चीज़ में, है ना, उसको थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस हो या उसको पता हो कि वो क्या कर रहा है ना, ऐसे किसी को भी मत भेज दो बेचारे की ओरिएंटेशन करवाने के लिए। देन ऑब्वियसली आप जैसे मैंने बोला ना, एक ह्यूमेन साइड होनी चाहिए इस पूरी चीज़ में, कि हाँ नया पहला बंदा तो काफ़ी अच्छे से स्वीटली उसके साथ डील करना है ना, हार्श नहीं होना पहले दिन। तो एक बहुत ह्यूमन साइड अपनी शो करनी है। एक ये भी चीज़ होती है कि आपको काफ़ी ग्रेजुअल तरीके से ये चीज़ करनी है ना, ऐसा भी नहीं करना कि पहले दिन ही आया है और सारी इन्फॉर्मेशन आपने एक ही साथ बता दी उसको, है ना, तो ओवरलोडेड नहीं करना उसको, ओवरलोडेड या ओवरवेल्म्ड नहीं करना उसको, है ना, ग्रेजुअल धीरे धीरे करके सब पता लग जाएगा अपने आप, ऐसे हो जाएगा, है ना। एक ये चीज़ होती है कि जब नया बंदा आया है उसको बहुत सारे दिमाग में क्वेश्चंस आ रहे होंगे, है ना, कि ऐसा है तो ऐसे क्या करूँगा, ऐसा हो जाएगा तो फिर क्या करूँगा। तो अगेन जैसे मैंने बोला, टू वे कम्युनिकेशन रखना है आपको, कि उसको कोई डाउट्स हैं या उसको कुछ भी चीज़ बोलनी है तो उसको भी बोलने दो, है ना, सिर्फ खुद ही बक बक मत करते जाओ। सो ये सारी चीज़ें बस ध्यान रखो और अच्छी ओरिएंटेशन हो जाएगी। सो ये आपका मैंने ना पूरा एक नोट्स टाइप तैयार कर दिया है ना, कि इंडक्शन या ओरिएंटेशन करना आ जाए तो आप पहले मीनिंग लिख दो, फिर ऑब्जेक्टिव्स ये सारे लिख दो, बेनिफिट्स लिख दो, गाइडलाइंस लिख दो, प्रोसीजर लिख दो, स्मॉल लार्ज में क्या क्या है डिफरेंस, तो बहुत चीज़ें बता दी, 7 8 10 जितने भी नंबर का है लिख देना है, ठीक है।
इसके बाद चलते हैं हम जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सोशलाइजेशन, उसके ऊपर। अरे क्या हो गया? ओ ओ, जस्ट अ सेकेंड। ऑल्सो जाने से पहले नेक्स्ट टॉपिक पे, ये टॉपिक्स इंडक्शन के बेसिकली हैं। ये होता है कंटेंट्स ऑफ इंडक्शन प्रोग्राम। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। बहुत सारे कंटेंट्स हैं, इसको पढ़ लेना है ना, कुछ भी नया नहीं, आपको ऐसा नहीं लगेगा। बहुत बेसिक सी चीज़ें हैं कि आप इंडक्शन प्रोग्राम करोगे, ओरिएंटेशन करोगे, तो ऑब्वियसली यही सारी चीज़ें बताओगे। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, जो है हमारा सोशलाइजेशन। ठीक है, इसको भी मैं ऐसे अलग से ही बता देता हूँ क्या क्या लिखना है। दिस इज़ अ न्यू, अच्छा तरीका है वैसे, है ना। मेरे को बुक से नहीं ज़्यादा बढ़िया लगता है पढ़ाना। तो देखो, सोशलाइजेशन में आप क्या लिख सकते हो? सबसे पहली चीज़ मीनिंग, ऑब्वियसली, है ना। क्या लिखोगे मीनिंग में? सोशलाइजेशन, जैसे मैंने बोला, इट स्टार्ट्स विद, ये अगला पॉइंट आप लिखना, बट मीनिंग में नहीं आएगा ये, बट ये समझ लो, इट स्टार्ट्स विद ओरिएंटेशन ओनली। इंडक्शन या ओरिएंटेशन जो पढ़ा, तो उसी से स्टार्ट हो जाता है सोशलाइजेशन, एंड कंटिन्यूज टिल अगला, आगे जो ट्रेनिंग वगैरह करोगे उसके तरह उस तक भी मतलब कंटिन्यू हो जाता है ना, कंटिन्यूज टिल ट्रेनिंग। इवन आप ये भी बोल सकते हो कि इट इज़ अ थिंग जो थ्रू आउट द करियर उसकी सोशलाइजेशन चलती है ना। सो इट काइंड ऑफ, आप लिख सकते हो कि इट कंटिन्यूज थ्रू आउट द करियर ऑफ एन एम्प्लॉय इन दैट ऑर्गेनाइजेशन, है ना। करियर की स्पेलिंग नहीं आ रही मुझे, करियर। बट हाँ, ये चीज़ ज़रूर है कि इट इज़ मोर क्रूशियल इन द इनिशियल phase of an employee's journey in the organization। ठीक है, ये हो गया मीनिंग। एक्चुअल में समझते हैं, सोशलाइजेशन का मतलब है when the new employee starts to understand, adapt और adjust to the, उसकी जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके बिलीव्स, नॉर्म्स, कल्चर, जो भी बोल लो, ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। जब वो एक नया एम्प्लॉय उनको समझने लग जाए, उस पर एडजस्ट करने लग जाए, है ना। तो यहाँ पे दोनों चीज़ें हैं कि वो ये बिलीव्स, कल्चर, इन सब चीज़ों को अंडरस्टैंड भी करे, अरे अंडरस्टैंड भी करे एंड एक्सेप्ट भी करे, है ना। ऑब्वियसली अगर नहीं करेगा तो वो नहीं रह पाएगा ज़्यादा टाइम तक। तो वी वांट कि नया एम्प्लॉय समझे भी और एक्सेप्ट भी करे ऑर्गेनाइजेशन के बिलीफ, नॉर्म या वैल्यूज़ भी बोल सकते हो, है ना। ठीक है, अब चलते हैं आगे कि बेसिकली इसके थोड़े बहुत पॉइंट्स दिमाग में रखना है। पहली चीज़ तो जैसे मैंने बोला कि यू हैव टू एडजस्ट या अडेप्ट, तो यहाँ पे अडेप्टेशन की बात होती है। बिकॉज जो नया बंदा आ रहा है उसका पहले से खुद के सेट ऑफ बिलीफ, सेट ऑफ नॉर्म्स, है ना, वैल्यूज़ उसकी खुद की होती हैं। बट जब वो ऑर्गेनाइजेशन में आए तो वो समझते हैं कि ओके, मेरे वैल्यूज़, बिलीव्स मेरे को थोड़े देर के लिए थोड़ा सा उसमें एडजस्टमेंट या अडेप्टेशन करनी पड़ेगी, ताकि मैं ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स और उसकी वैल्यू से अलाइन कर पाऊँ। तो ये एक अडेप्टेशन का प्रोसेस ज़्यादा है टू, यू कैन से, द सोशो कल्चरल एनवायरनमेंट। सोशल एनवायरनमेंट भी और कल्चरल एनवायरनमेंट भी, दोनों की बात होती है। अब ऑब्वियसली ज़रूरी नहीं है सब लोग अडेप्ट कर लें, है ना। तो ये एक तरह से दो टाइप के लोग होते हैं इसमें। जो अडेप्ट कर लेते हैं उनको आप बोलते हो कन्फॉर्मिस्ट्स, एंड जो नहीं करते वो एक तरह से रिबेल्स होते हैं ना टाइप के, उसको आप नॉन कन्फॉर्मिस्ट्स बोलते हो कि भाई दे डोंट अलाइन विद द वैल्यूज़ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। एंड ये लोग यूजुअली दे एंड अप लीविंग द ऑर्गेनाइजेशन, बिकॉज जहाँ पे आपकी वैल्यूज़ वगैरह अलाइन नहीं हो रही ऑर्गेनाइजेशन से, बिलीव्स अलाइन नहीं हो रहे, वहाँ पे आप ज़्यादा देर तक नहीं ही काम कर सकते, राइट। देन आप इसका बेनिफिट्स वगैरह क्या लिख सकते हो कि भैया ये सोशलाइजेशन के क्या बेनिफिट है। एक तो सबसे बड़ा बेनिफिट तो यही है, देखो, यूनिफॉर्मिटी आ जाती है इन द पैटर्न ऑफ बिहेवियर पैटर्न्स में। क्यों? देखो, सबके सेम बिलीव्स होंगे तब वो ज़्यादा अच्छे से टीम वगैरह में काम कर पाएंगे, है ना, क्योंकि टुवर्ड्स सेम ऑर्गेनाइजेशन गोल सबको काम करना है। तो ज़रूरी है कि सारे एम्प्लॉयज़ के जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन में काम करे, सबका पैटर्न एक ही हो काम करने का, सबके सोच विचार तो सबके अलग होते हैं, बट एक कोर बिलीफ, वैल्यूज़ जो है वो एटलीस्ट एक ही साइड पे हो, कॉन्ट्राडिक्टरी ना हो।
तो वो यूनिफॉर्मिटी लाना, कॉन्ट्राडिक्टरी ना हो, ये इंश्योर करना सोशलाइजेशन का काम होता है। और ऑब्वियसली अगर वो कंफर्म कर रहे हैं और कॉन्ट्राडिक्टरी नहीं है, सब एक ही है, तो ये बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट्स कम कर देगा है ना डिपार्टमेंट में। अगर मान लो दो बंदे हैं जिनके बिलीव्स अलग हैं, आपस में भिड़ते हैं, तो वो ऑब्वियसली एंड दे एंड अप फाइटिंग ओनली, देयर बी लॉट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स इन द ऑर्गेनाइजेशन व्हिच यू ऑब्वियसली डोंट वांट, है ना। एक तरह से आपकी अंडरस्टैंडिंग जो है टीम में, वो काफ़ी हद तक बढ़ जाती है टीम के साथ, टीम मेंबर्स के साथ, है ना। एक और चीज़ इसमें सोशलाइजेशन में आपको लिखनी होती है, बहुत इंपॉर्टेंट है, मानिन एंड स्केन, आई होप आई एम राइटिंग द करेक्ट स्पेलिंग्स वगैरह, स्पेलिंग चेक कर लेना यार। बट इन्होंने ना 3 स्टेजेस दिए थे ऑफ सोशलाइजेशन प्रोसेस, कि एक एम्प्लॉय जब आता है तो उसकी सोशलाइजेशन के टाइम 3 स्टेजेस में सारे काम होते हैं। पहला होता है प्री अराइवल स्टेज, प्री अराइवल स्टेज के बाद आता है एनकाउंटर स्टेज, एनकाउंटर स्टेज के बाद आता है आपका मेटामॉर्फोसिस या ट्रांसफॉर्मेशन स्टेज, एंड बेसिकली ये जो लास्ट स्टेज है ना, ये बहुत चीज़ें डिटरमाइन करता है, आपकी प्रोडक्टिविटी डिटरमाइन करेगा, आपका कमिटमेंट को डिटरमाइन करेगा, एंड आपका एक और चीज़ होती थी इसमें, एक मिनट या क्या था तीसरा, देर वॉज आई थिंक, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, टर्नओवर टाइप कुछ चीज़ थी कि वो कम हो जाती है, मतलब ये दोनों बढ़ने वाली चीज़ें थी और एक कम। मेरे को एक बार चेक करने दो, ये मैं थोड़ा सा श्योर नहीं हूँ, जस्ट अ सेकेंड। हाँ ओके, टर्नओवर ही है, ठीक है ठीक है, सही चल रहा है, ठीक है। तो देखो ये क्या है, प्री अराइवल स्टेज का मतलब, जब एक ऑर्गेनाइजेशन, ये दिस इज़ बेसिकली बिफोर द वर्कर या एम्प्लॉई जॉइंस, है ना। जब वो ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन करने वाला होता है, तो ज्वाइन करने से पहले कि उसके खुद के, जैसे मैंने बोला था, सेट ऑफ बिलीव्स होते हैं, अपने खुद का एक वैल्यू सिस्टम वो लेके आता है ऑर्गेनाइजेशन में। तो दैट इज़ द प्री अराइवल स्टेज, कि जब उसने ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन नहीं करी है तो उसके खुद के सेट ऑफ बिलीव्स होंगे, एंड दिस यू हैव टू कीप इन माइंड ड्यूरिंग द सिलेक्शन प्रोसेस, है ना, कि भैया उसके वैल्यूज़ खुद के हैं, क्या वो अलाइन करेंगे या नहीं, बिकॉज अगर नहीं करेंगे तो वो ज़्यादा देर नहीं टिकेगा ऑर्गेनाइजेशन में, झगड़े ज़्यादा करेगा ऑर्गेनाइजेशन में, सो यू डोंट वांट दैट। सो दैट इज़ वाई यू हैव टू सिलेक्शन प्रोसेस में बहुत केयरफुल आपको होना पड़ता है, ताकि वो उसके जो वैल्यूज़ वगैरह है वो कोई ऐसा बंदा ना आ जाए जो अलाइन ना करे बाद में। दिस इज़ बेसिकली प्री अराइवल स्टेज। एनकाउंटर स्टेज, दिस इज़ वंस यू जॉइन, कि वंस यू जॉइन आपको पता चलता है कि ओके भाई, मेरे जो सेट ऑफ बिलीव्स हैं वो काफ़ी अलग हैं फ्रॉम जो ऑर्गेनाइजेशन है ना। एक तरह से यू काइंड ऑफ टेंड टू हैव एक डाइवर्जेंस, की ओके मेरे को ये वाली करनी चाहिए या ये मैं नहीं मानता हूँ ये करना चाहिए। तो वैल्यूज़, बिलीफ, कल्चर जो है उसमें आपको घुलना मिलना शुरू करना पड़ता है, बिकॉज यू टेंड टू बेसिकली, यहाँ पे रियलाइजेशन स्टेज है ये एक तरह से, यू टेंड टू रियलाइज़ कि ओके बोथ आर डिफरेंट, जो मेरा मैं लेके आया हूँ जो कल्चर, और जो यहाँ पे मुझे जिस कल्चर में काम करना है वो डिफरेंट है, राइट। सो यू, बिकॉज यू एनकाउंटर लॉट ऑफ पीपल इन द ऑर्गेनाइजेशन ना, कलीग से जब आप बात करते हो या ऑर्गेनाइजेशन में बाकी लोगों से बात करोगे, देन दैट रियलाइजेशन हिट्स। मेन जब सबसे मेन जो स्टेज है, दैट इज़ मेटामॉर्फोसिस या ट्रांसफॉर्मेशन स्टेज। इस स्टेज में आपका एक्चुअल, जो मैंने बोला था, अडेप्टेशन होता है, वेदर और नॉट यू आर अडेप्टिंग टू द कल्चर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। जो भी लोग आपकी ऑर्गेनाइजेशन में जैसे साथ में काम कर रहे होंगे ना, तो आप वो वर्क ग्रुप के साथ आप घुलने मिलने लगोगे, है ना। एक तरह से आपका ऑर्गेनाइजेशन में इसको बोलते हैं इंटरनलाइजेशन हो जाना, कि आप इस घर के पार्ट बन चुके हो, इस घर के कोर मेंबर बन चुके हो, है ना। और इसमें एक और चीज़ आती है कि जैसे लोग धीरे धीरे आप घुलने मिलने लगोगे, तो लोग भी आपस में आपको काफ़ी एक्सेप्ट करने लगेंगे ना, एक्सेप्टेंस बढ़ जाएगी। सो एक्सेप्टेबिलिटी फैक्टर इंक्रीजेस, कि सब आपको अपना मानने लगे, ठीक है। ये तीनों चीज़ें हो जाएंगी, एंड देन जो मैंने आपको बताया था कि ये 3 जो रिजल्ट्स रहते हैं इसके, एक मिनट, या कि अगर तो ये आपने कर लिया अडेप्ट, तो प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी, कमिटमेंट बढ़ जाएगी आपकी टुवर्ड्स द ऑर्गेनाइजेशन, एंड बट जो आप टर्नओवर बेसिकली क्या होता है कि टेंडेंसी टू लीव द ऑर्गेनाइजेशन वो कम हो जाएगी। बट अगर आप अडेप्ट नहीं कर पाओगे तो ये उल्टा भी हो जाता है, प्रोडक्टिविटी कम होएगी, आप मन नहीं लगेगा काम में, कमिटमेंट आपकी कम हो जाएगी, एंड आप इवेंचुअली अगर नहीं करेगा बिल्कुल तो टर्नओवर हो जाएगा, मतलब यू विल लीव द ऑर्गेनाइजेशन।
सो दिस वॉज दैट मैनन एंड स्केन का जो 3 स्टेजेस ऑफ सोशलाइजेशन था। इसके अलावा सोशलाइजेशन में ज़्यादा चीज़ें हैं ही नहीं, आई डोंट थिंक सो आप इसके अलावा कुछ लिख सकते हो। बट या अगर पेपर में आ रहा है ये स्टेजेस वाला आपने लिख दिया ना, सो यू विल गेट मोस्ट प्रोबेबली पूरे मार्क्स, है ना। बाकी इसके अलावा सिर्फ जो बेसिक मीनिंग है, बेनिफिट्स हैं, वो सब आपको लिखना है, राइट। सो दिस वॉज ऑल अबाउट सोशलाइजेशन। नेक्स्ट उस पर चलते हैं, दैट इज रिटेंशन ऑफ एम्प्लॉय, ठीक है। इसको भी यहाँ लेके चलते हैं। रिटेंशन का मतलब समझते हो ना, रिटेन करना कोई चीज़ क्या बोलते हैं, टू कीप होल्ड ऑफ समथिंग, दैट इज कॉल्ड रिटेंशन, राइट। सो कीप होल्ड ऑफ दैट एम्प्लॉय, नाम से ही पता चल रहा है, मीनिंग में लिखोगे आप, रिटेंशन ऑफ एम्प्लॉय मीन्स टू एनकरेज एम्प्लॉय टू, क्या बोलोगे, रिमेन इन द ऑर्गेनाइजेशन फॉर लॉन्ग टर्म, लंबे समय के लिए वो ऑर्गेनाइजेशन में टिका रहे, यही एम्प्लॉय रिटेंशन है। अब ये इसकी बात हम क्यों कर रहे हैं, बिकॉज ऑब्वियसली इट इज़ अ वेरी चैलेंजिंग थिंग फॉर एनी कंपनी, क्योंकि आजकल क्या है, इसको बोलते हैं ना कि कोई कमी नहीं है अपॉर्चुनिटीज़ की, कोई जिस बंदे में टैलेंट है उसे पता है भाई बहुत लोग बैठे हैं मुझे लेने के लिए। सो इसको क्या लिखोगे, देयर इज़ नो डर्थ, डर्थ होती है कमी, डर्थ ऑफ गुड अपॉर्चुनिटीज़ फॉर someone who is talented, so for talented या skilled people, है ना, कोई कमी नहीं है काम की, इसीलिए चैलेंजिंग है ये कि भाई उनको टिका के रखना कि वो आपकी कंपनी को चुने। अब आप क्यों चाह रहे हो कि कोई, मान लो आपको यही है ना कि अगर वो छोड़ के भी चला जाएगा तो कोई नया आ जाएगा, उनके पास कमी में नहीं है तो आपके पास भी कमी नहीं है, तो फिर क्यों, फिर वाई का क्वेश्चन आता है, वाई वी हैव टू टेक केयर ऑफ सो दिस इज सो मच। उसका रीज़न सबसे पहला देखो, देर इज़ समथिंग कॉल्ड इन्वेस्टमेंट इन एक्विजिशन। आपने उसको एक्वायर करने में इतना टाइम और एफर्ट और मनी लगाई है उस एम्प्लॉय को एक्वायर करने में, कि अब आपको है कि यार मैं ऐसे नहीं उसे जाने दूंगा ना, क्योंकि हर बार अगर मेरे को लेके आना पड़ जाए बार बार तो मैं बहुत वेस्ट कर रहा हूँ अपने रिसोर्सेज को सिर्फ एम्प्लॉय को लाने में। इससे अच्छा मैं इंश्योर कर लूँ कि जो आ रहा है वो टिक जाए, है ना। सो इन्वेस्टमेंट इन एक्विजिशन है, तो दैट इज़ वाई यू वांट सम रिटर्न ऑल्सो, है ना। सो एक तरह से आप बोल सकते हो कि फ्रेश हायर करने में या रिक्रूट करने में बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज और लग जाएंगे जो कि आप नहीं चाहते। ऑब्वियसली ये भी है कि आपने मान लो कोई बंदा लेके आए और उसका आपने ट्रेनिंग वगैरह दी है ना, ट्रेनिंग वगैरह उसकी डेवलपमेंट की है, वो वेस्ट जाएगी अगर वो चला गया, है ना। इतनी सारी ट्रेनिंग दी आपने उसको काम सिखाने के लिए और फिर वो छोड़ के चला गया, तो फिर फ़ायदा क्या है, राइट। सो यू डोंट वांट दैट टू हैपन। ऑल्सो ये जो होता है ना कि एम्प्लॉयज़ छोड़ के जाते हैं, ये एक टर्म होता है, इसके लिए मैं बताना भूल गया, इट इज़ कॉल्ड रेट ऑफ एट्रीशन। बेसिकली कि लोगों का कितने लोग छोड़ के जा रहे हैं ना, दैट रेट ऑफ एट्रीशन, यू वांट दैट टू बी डाउन, कि वो रेट कम हो, बेसिकली दैट आप ये चाहते हो, ठीक है। अब वाई पे आ जाओ, एक ऑब्वियसली ये भी रीज़न लिख सकते हो ना कि मान लो वो छोड़ के जा रहा है और आप नया ला भी रहे हो, तो उसके बीच में थोड़ा टाइम रहेगा ना, थोड़ा टाइम तो लगेगा नए बंदे लाने में। सो इतने टाइम में वो काम रुक जाएगा, सो इट काइंड ऑफ डिसरप्ट्स वर्क फ्लो, है ना। वर्क फ्लो पूरा रुक जाता है, काम रुक जाएगा आपका, जो आप नहीं चाहते हो, ठीक है। इसके अलावा क्या लिख सकते हो आप, खुद सोचो। यू कैन राइट मेजर्स, है ना, कि आप रिटेंशन करने के लिए क्या कर सकते हो, अपने हाथ में, आपके हाथ में क्या है वो चीज़ें आप करो, बाकी तो फिर क्या ही कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको लिखेंगे हम एक एक करके, क्या मेजर्स कर सकते हो। पहला तो सबसे पहला कि जब आप ला रहे हो ना तो ही सही बंदा लाओ, है ना। सो जस्ट एक्वायर राइट पर्सन, कि भाई पहले ही सही बंदा लेके आओगे तो उसको ये बात ही नहीं आएगी कि वो छोड़ना चाहे, है ना। राइट पर्सन इन द राइट प्लेस होगा तो वो ऑलरेडी सेटिस्फाइड होगा, है ना, तो वो जाने की बात ही नहीं करेगा। सो दैट इज़ व्हाट यू वांट। सो ये लिख सकते हो। दूसरी बात, ऑब्वियसली एक इसमें एक चीज़ आती है कि आप चाहते हो कि वो बंदा इंट्रिंसिकली मोटिवेटेड रहे, है ना। इंट्रिंसिक मोटिवेशन पढ़ा था ना आपने, इंट्रिंसिक मोटिवेशन कि अंदर से उसमें मोटिवेशन आए काम करने की खुद से, तो वो छोड़ के नहीं जाएगा। इसके लिए हमने ये भी पढ़ा था कि आपको क्या करना चाहिए, रिवॉर्ड्स देने चाहिए, उसकी प्रेज़ करनी चाहिए, उसको रिकॉग्निशन देने चाहिए। कोई अच्छा काम करता है तो उसे शाबाशी दो, है ना, उसे रिकॉग्नाइज़ करो, एक्नॉलेज करो।
सो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इंट्रिंसिक मोटिवेशन। देन और क्या चीज़ उसे रखेगी ऑर्गेनाइजेशन में, ऑल्सो सबसे मेन चीज़ तो यही है क्या कि कॉम्पनसेशन उसका सही रखो, कि भैया जो उसे आप पैसे दे रहे हो वो भी अच्छे खासे होने चाहिए ना, एक तरह से आपका बोलोगे अट्रैक्टिव कॉम्पनसेशन होना चाहिए जो उसे लुभा के रखे और टिका के रखे ऑर्गेनाइजेशन में, है ना। उसके साथ साथ आप बहुत सारे फ्रिंज बेनिफिट्स वगैरह दोगे जो कि उसे रखेगा काम में, कि ओके भाई इतना कुछ मिलता है मेरी ऑर्गेनाइजेशन में, मैं नहीं छोड़ रहा, है ना। इसके साथ अब ये भी आ जाते हैं कि उसको थोड़ा एंगेज रखो, एम्प्लॉय एंगेजमेंट स्ट्रैटेजीज रखो, कि काम में वो है ना इतना व्यस्त रहे कि उसे मज़ा आए और वो छोड़ के जाने का सोच ही ना। तो एम्प्लॉयमेंट एंगेजमेंट स्ट्रैटेजीज अपना सकते हो आप, है ना। काम में उसे एंगेज रखना, उसे बोलेंगे ना कि कोई फालतू काम नहीं करा रहे आप, काफ़ी मीनिंगफुल काम करवाओ उससे, तो वो अपने आप टिक के रहेगा, है ना। मीनिंगफुल वर्क, है ना, कोई फालतू काम नहीं करवा रहे, है ना। और इससे ऑब्वियसली उसे लगेगा कि ओके आई एम क्या बोलेगा, फील दैट आई एम वेरी इंपॉर्टेंट टू द ऑर्गेनाइजेशन, सो ही विल फील that he is a valuable asset to the organization, he will feel important, he will feel that he उसका एक क्या है वाइटल रोल है ऑर्गेनाइजेशन में, उसे लगेगा उसकी इंपॉर्टेंस खुद लगेगी, तो वो नहीं चाहेगा कि मैं छोड़ के जाऊँ, क्योंकि उसे खुद बहुत इंपॉर्टेंस मिल रही है। ठीक है, और क्या लिख सकते हो, देखो ऑब्वियसली मोटिवेशन की बात की थी मैंने, तो मोटिवेशन और भी चीज़ों से आ सकती है, जैसे आप उसका करियर डेवलपमेंट के लिए चीज़ें करो, जैसे उसे मान लो ट्रेनिंग वगैरह दो, है ना। तो अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन में ट्रेनिंग वगैरह देते हैं ना, तो एम्प्लॉई देर इज़ लेस चांसेस कि वो छोड़ के जाए, बिकॉज वो फील करते हैं कि ओके मुझे इस ऑर्गेनाइजेशन में खुद की ग्रोथ बहुत दिख रही है, तो मैं नहीं चाहूँगा कि मैं ऐसी ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ के जाऊँ। एक ये चीज़ होती है, देखो पॉजिटिव वर्क एनवायरनमेंट होना बहुत ज़रूरी है ना, वर्क कल्चर बहुत अच्छा हो, है ना, एनवायरनमेंट बहुत कंजीनियल हो, कंजीनियल इज़ द वर्ड, कि बहुत आपसी में मिलजुल के प्यार के साथ सब रहते हैं, तो उसको एम्प्लॉय को अच्छा लगेगा, वो नहीं जाएगा छोड़ के। एक और चीज़ होती है इसमें, जॉब सिक्योरिटी। आजकल सबको क्या चाहिए, एक सिक्योर्ड जॉब चाहिए। आप उसको फील सिक्योर करवाओ, ऐसा फील करवाओ कि हाँ देर इज़ जॉब सिक्योरिटी फॉर दैट एम्प्लॉई। उसे अगर हमेशा वो एंक्शियस रहेगा ना कि यार मेरी जॉब कभी भी जा सकती है, द पर्सन विल ऑब्वियसली लुक फॉर अदर जॉब्स जहाँ पे उसे लगे कि ओके आई एम गेटिंग अ सिक्योर्ड जॉब है, सो वो शिफ्ट कर जाएगा, स्विच कर जाएगा। सो यू डोंट वांट दैट टू हैपन, सो जॉब सिक्योरिटी इंश्योर करवाना उसका आपका एक तरह से टास्क हो जाता है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें आप लिखोगे मेजर्स में, बहुत सारी बता दी, है ना। 4 ये हैं, 5 6 7 ए मोर देन एनफ है, 5 6 7। ठीक है, सो ये चीज़ें काफ़ी है, वाई लिख दिया, मेजर्स लिख दिया, मीनिंग लिख दिया, एम्प्लॉय रिटेंशन में इसके अलावा कुछ नहीं है। ठीक है, मैं थोड़ा जूम आउट कर देता हूँ ताकि आप सब चीज़ें एक साथ देख पाओ। ठीक है, दिस इज़ अबाउट एम्प्लॉय रिटेंशन। इसके साथ आपका जो यूनिट 2 है ऑफ HRM वो फाइनली कंप्लीट होता है। आई होप समझ में आया होगा। अगर इफ़ यू लाइक इट प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें एंड ड्रॉप बहुत सारे कमेंट्स नीचे 10-15 करके जाने हैं सबने। ठीक है, चलिए मिलते हैं, बाय।